दायित्वों के बाहर आप जाके काम नहीं कर सकते। क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं, बट इंटेलिजेंटली यू कैन डू थिंग्स लाइक दिस। मेरा पूरा बचपन बीता है सिपाहियों की गोद में, चूँकि मेरी पहली मेमोरी ही लाइफ की है एक एसपी का रेसिडेंस। शुरू से ही नेचर था मेरा, जो नहीं अच्छा लगेगा लॉजिकली उसको नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ा दे सकता हूँ और कुछ गरीब बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा और वो चले जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। मेरा जो थियरी है इस सुपर 30 के बारे में वो ये है कि मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि आपसे मैं पैसा लूँगा और इतना भी अमीर नहीं हूँ कि आपको मैं पैसा दे सकता हूँ। आनंद कुमार, इट वॉज हिज प्रोफेशन, क्योंकि वो पढ़ा करके अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। मैं सिर्फ पैशन के लिए जी रहा था। हाथ जोड़ करके अभिवादन मैं कर सकता हूँ, लेकिन भीख नहीं मांग सकता हूँ। वोट की भीख नहीं मांग सकता। एज द लीडर ऑफ द टीम माई जॉब इज़ टू गिव डायरेक्शन टू द एंटायर एनकाउंटर। मैं अपने वेपन से अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा, ये मेरा जॉब नहीं है। बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर और एक ख़राब पुलिस ऑफिसर में बहुत बढ़िया से डिस्टिंग्विश करते हैं। हमको लगता है कि इट इज़ माय एब्जेक्ट फेलियर कि कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। मतलब हुआ कि मुझे नहीं बात करनी है, तुम जाओ भागो। शेम इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे वोट नहीं मांगना है, न तो उस मौलाना वली रहमानी साहब की कम्युनिटी से मांगना है और नहीं अपनी कम्युनिटी से मांगना है। तो प्रॉब्लम क्या है? जब 2 महीने का हमने उनको रिज़ल्ट दिया कि इतने लोगों को सज़ा हुई 2 महीने के अंदर, जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा हाँ अब बाहर तो नहीं निकला हुआ दिखता है बंदूक। मेरा एक ही संदेश है, मैं बार बार कहता हूँ, शक्ति आपके अंदर है। अगर परेशानी हो तो अंदर झांकिए और देखिए। फिजिक्स के एक ब्राइट स्टूडेंट ने जब फिजिक्स पढ़ना छोड़ पुलिस में जाने की सोची, आईपीएस बनने की सोची, तो उसके प्रोफेसर ने कहा कि तुम फिजिक्स का बड़ा नुकसान कर रहे हो। उसने थोड़ी सी फिजिक्स का नुकसान किया और आईपीएस बन गया। और आईपीएस बन के उसने ऐसे ऐसे प्रयोग किए, ऐसी ऐसी पुलिसिंग में नई नई प्रणालियाँ विकसित की कि उसको आज भी याद किया जाता है। फिजिक्स छोड़ आईपीएस बने उस शख्स का नाम है अभयानंद, जो बिहार के डीजीपी रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है अनबाउंडेड, जो फिलवक्त मेरे हाथ में है। रूपा पब्लिकेशन ने इसे छापा है और इसका जो टाइटल है वो ये है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ लॉ, फिजिक्स, पुलिसिंग एंड सुपर 30। सुपर 30 जो नाम है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो इसके बारे में लगातार हम लंबे स्तर पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे इसकी। और इसी किताब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद अविनाश जी। आपने तो फिजिक्स का नुकसान कर दिया सर। हाँ, कुछ हद तक तो किया। आपके प्रोफेसर भी कहते हैं, और मैं बिहार गया जब लड़कों से मिला सुपर 30 के सिलसिले में ही, उन लोगों ने भी कहा कि सर रहे होते तो आज कुछ दूसरी बात रही होती। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर देखेंगे तो सुपर 30 में बच्चों को पढ़ा करके, खास करके आईआईटी के लिए, तो कुछ रिकवर हमने कर दिया उसको। जितना बहुत नुकसान नहीं हो पाया, कुछ रिकवरी भी हुई है उसकी, और जो चल रही है लगातार, जो अभी भी चल रही है, और लगता है जैसे कि मरते दम तक हो जाएगा। पुलिसिंग की बात करते हैं तो शुरुआत शुरू से ही करते हैं और इस किताब से ही करते हैं। इस किताब का जो पहला पन्ना है, और जैसे किताब जब आप कोई लेखक लिखता है ना तो वो बहुत डेडिकेट करता है अपने माता पिता को, दोस्तों को, तमाम ऐसी चीज़ों को जिनसे वो प्रेरित रहता है। एक पुलिस अधिकारी ने एक किताब लिखी है, बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने किताब लिखी है, और उसका समर्पण जो है वो है बिहार के सिपाहियों के नाम, कॉन्स्टेबल्स के नाम, जिनकी गोद में ये खेल के बड़े हुए हैं, क्योंकि इनके पिता भी खुद डीजीपी थे। ये मुझे बहुत रोचक लगा आपने जो लिखा है। लिखते हैं ना, हम लोग भी किताब लिखते हैं तो अपने माता पिता को, दोस्तों को, अपने गुरुओं को, किसी को भी जिनसे हमने प्रेरणा पाई है। आप भी अपने पिता से प्रेरणा पाए हैं, पुलिस अधिकारी बने हैं, दादाजी आपके रहे हैं, जिन्होंने आपको बहुत सारी सीख दी है, सरकारी संपत्ति तुम्हारी नहीं होती टाइप। फिर भी आपने सिपाहियों को दिया ये क्रेडिट। आपने अपने प्रश्न में ही उसका उत्तर दे दिया है, क्योंकि मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी माँ, नाना, परदादा तक उनका क्या कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में था और मेरे परिवार में था,
उसकी चर्चा मैंने किताब में की है। और ये भी फैक्ट है कि मेरा पूरा बचपन बीता है सिपाहियों की गोद में, चूँकि मेरी पहली मेमोरी ही लाइफ की है एक एसपी का रेसिडेंस। चाईबासा एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, तो वहाँ के एसपी थे, इसलिए फर्स्ट मेमोरी वही है। और सिपाहियों की गोद में मैंने बहुत कुछ सीखा है, यहाँ तक कि रामायण और गीता भी सीखा है। उन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ाया भी रामायण और गीता, और क्या उनका संस्कार होता था उन समय के सिपाहियों का। और उसके अतिरिक्त मैंने जो डेडिकेट किया है, आपने उसका मेंशन नहीं किया। हाँ, वो तक मैं बस आपके लिए चाहता था, वो छोड़ दिया मैंने। कौन आम आदमी, बिहार का आम आदमी, और मैं इमोशनल हो जाता हूँ व्हेन आई से दिस, बिकॉज आज इतनी इज्जत और प्रतिष्ठा मिली बिहार में, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो पॉलिटिशियंस इन पावर होते हैं ना, ये उस तरह के ऑफिसर्स जो अपने मन से कुछ करते हैं और अपनी सोच से करते हैं और नियम कानून से करते हैं, उनको बहुत एलिवेटेड दृष्टि से लोग नहीं देखते हैं, तो वो हार्म भी हो जाता है उनका। ये हार्म मेरा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये क्रेडिट मैं देता हूँ वहाँ के आम आदमियों को। अगर राजनेता लोग किसी से परेशान होते हैं तो वो आम आदमी के फीलिंग से, उनको लगने लगेगा कि फीलिंग उनकी उल्टी दिशा में चल रही है, दे बिकम वेरी अलर्ट। और ये इसका फ़ायदा मुझे छोटे छोटे इंसिडेंट से लगने लगा था, और इसका एहसास भी हुआ था कि हाँ ये सही है, ये होता है। उसको भी हमने मेंशन किया है अपने बुक में। वो तो है, तो इसीलिए हमने डेडिकेट किया है उनको, आम आदमी के नाम और बिहार पुलिस के सिपाहियों के नाम। आपने 77 में आईपीएस आप बनते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपकी पढ़ाई होती है बिहार, खासतौर से जो हम भी जिस इलाके से आते हैं, बिहार पिछड़े इलाकों से, बक्सर से, बलिया से, हमारा सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई का। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लेते हैं और फिर आप वापस लौट जाते हैं पटना में। और उस ज़माने में जब बिहार, मतलब आज भी कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा, उस ज़माने में तो और भी पिछड़ा हुआ करता था, फिर भी आप वहाँ जाते हैं और वहाँ साइंस पढ़ते हैं, रामजस छोड़ करके। सही है। और आप इस तरीके से कौतूहलवश पूछ रहे हैं, तो कोई भी पूछेगा कि सब लोग पटना से दिल्ली आते हैं, आप दिल्ली से पटना गए हैं। फैक्ट ये है कि फर्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय फिज़िक्स ऑनर्स, और इनफैक्ट कोई भी ऑनर्स 3 सालों का हुआ करता था। तो मैंने फर्स्ट ईयर वहाँ दिया एंड आई हैड वेरी गुड मार्क्स, और आई वांटेड टू शिफ्ट टू ए ग्रुप जो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिज़िक्स डिपार्टमेंट का था। उसमें हमसे भी कम मार्क्स वालों का एडमिशन हो गया था उस समय। तो मैंने अप्रोच किया था, आई हैड टू गेट नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम माई कॉलेज, क्योंकि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना था। कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। एंड आई वॉज बाई देन आई हैड, मतलब हमारा एक रिकग्निशन हो गया था एज ए वेरी गुड रिसर्च माइंडेड पर्सन इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। वो उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया रामजस कॉलेज, नहीं क्यों जाइएगा। तो मैं शुरू से ही नेचर था मेरा, जो नहीं अच्छा लगेगा लॉजिकली उसको नहीं करना है। तो हमने कहा कि सर हमको आप छोड़ दीजिए, हम इस यूनिवर्सिटी में ही नहीं पढ़ेंगे। एंड देन आई केम टू पटना। पटना आने के बाद तो हम रियलाइज़ कर लिए, बिना किसी एफर्ट के टॉप भी कर गए, बेस्ट ग्रेजुएट हो गए, रिकॉर्ड भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आई न्यू कि फ़िज़िक्स में मेरा लेवल उस अब नहीं हो पाएगा। मैं जहाँ जिस लेवल पर जाना चाह रहा था वहाँ, सिंपल रीज़न था, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स लोग पढ़ाते ही नहीं थे वहाँ पर, और यहाँ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स पर बहुत जोर था। मेरा इंटरेस्ट थियोरेटिकल फ़िज़िक्स का था, तो हमको लगा कि अब तो आगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यूपीएससी में टर्नओवर कर लिए, और कर लिए तो आसानी से फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल भी गए और भूल गए। फिर फिजिक्स भूल गए, वहाँ पर भूल गए। लेकिन ये अंदर में कहीं गड़ा हुआ था, बहुत तेज़ गड़ा हुआ था। और ये निकला जब हमारे बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया क्लास 1-2 में। एंड देन आई रियलाइज दैट देयर वाज अ टीचर इन मी। टीचर तो मैं कभी नहीं था। कॉलेज में बीएससी पास किया और सीधे यूपीएससी में आ गया। लेकिन टीचर वाला भी एलिमेंट जो अंदर से हमको दिखा, तो एक नई दिशा ही निकलने लगी। और वही कारण है कि सुपर 30 बना।
अब बात चल ही गई है सुपर 30 की, तो कर ही लेते हैं सुपर 30 की बात। फिर पुलिसिंग, आपके बेटे श्वेतांग IIT कर गए, ऋचा IIT कर गई, और आपने उनको पढ़ाया। घर में जैसे गार्जियन पढ़ाते हैं वैसे आपने उनको पढ़ाया और आपको लगा कि आप पढ़ा सकते हैं। फिर आपकी मुलाकात होती है आनंद कुमार से, यूं ही, और फिर सुपर 30 कॉन्सेप्ट में आता है। पहले वो रामानुजम क्लासेस चला रहे होते हैं पटना में, और फिर आपका सुपर 30 का कॉन्सेप्ट होता है। पूरी दुनिया ने देखा है। आपने एक जो लाइन लिखी है कि आपने 2007 में इससे अलग होते हैं। आपका जो लास्ट आपका और आनंद कुमार का था वो था रिलायंस वाला वो इवेंट, और उसके बाद आप दोनों अलग हो जाते हैं। इस पे खूब सारे सवाल उनसे भी हुए हैं, खूब सारे सवाल आपसे भी हुए हैं। बता सकते हैं क्या कि ये दोनों अलग कैसे हुए? क्योंकि वो कहते हैं कि जब चीज़ें बिगड़ी आप दोनों के बीच में, और उससे भी ज़्यादा जब चीज़ें उनके एंड पे बिगड़ने लगी, जब उनसे बार बार सवाल होने लगे आनंद कुमार से कि सुपर 30 में आपके 30 बच्चे कौन हैं, आपका जो रिजल्ट आया है उसमें उनके नाम कौन हैं, तो फिर चीज़ें इतनी बिगड़ती गई कि वो सीधे आरोप आप पे भी आने लगे कि आप तो पढ़ाते ही नहीं थे, आप तो बस यूं ही गाइड करने आते थे, आपका तो कोई लेना देना ही नहीं था सुपर 30 से। बहुत सारी बातें हुई आपको लेकर के, एलिगेशन भी लगे, कास्ट वाला भी, और बहुत सारी चीज़ें। और आज की तारीख में जहाँ तक मुझे पता है कि वो सुपर 30 बंद हो चुका है, रामानुजम भी बंद हो चुका है। क्या टेक है आपका इस पर? कोई बहुत बड़ा टेक नहीं है, एक सिंपल सा है कि हम लोगों ने इसको एज ए सोशल एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था। पहली चीज़ मैं आपके श्रोताओं को बहुत स्पष्ट बताऊं, सुपर 30 कोई दूर दूर तक मेरे मन में IIT का कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये विचार ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ा दे सकता हूँ और कुछ गरीब बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा और वो चले जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। लिमिटेड था। 2-3 सालों तक जब ये रिज़ल्ट्स आने लगे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, इसमें कुछ और पोटेंशियल है, एंड इट कैन बी एक्सपैंडेड इनटू वेरियस अदर एरियाज़ ऑफ सोशल एक्टिविटी, विच वी डिड। हमने बाद में उसको फैलाया। अब तो वो स्पोर्ट्स एंड आप इसको अगर चाहिए तो एग्रीकल्चर में ले जा सकते हैं, किसी भी एरिया में जाएगा। तो बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर्ड हो रहा था। एक क्वेश्चन था, क्या समाज अपनी समस्याओं का निदान स्वयं नहीं ढूंढ सकता है? और ये एक्सपेरिमेंट उसका आंसर ढूंढ रहा था छोटे पैमाने पर। इट कुड हैव बीन रेप्लिकेटेड एट अ लार्जर लेवल, बट बहुत क्लैरिटी थी इस बात की कि ये कमर्शियल वेंचर नहीं होने वाला है, और जैसे ही कमर्शियल वेंचर हो जाएगा आई विल डिसोसिएट। तो इट वाज अ पैशन फॉर मी, एंड फॉर आनंद कुमार इट वाज हिज प्रोफेशन, क्योंकि वो पढ़ा करके अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। मैं सिर्फ पैशन के लिए जी रहा था। मेरे पास एक सैलरी मिल रही थी एंड माय वाइफ वाज अर्निंग, इसलिए इश्यूज़ नहीं था कुछ। तो जब ये एहसास होने लगा कि नहीं, ये कुछ अब कमर्शियल लाइन पे जाने लगा है, 2005 ऑनवर्ड्स आप जानते हैं कि सरकार ने बहुत सारी जिम्मेदारियां लाद दी आपके ऊपर, मेरे ऊपर, क्योंकि कहा गया था कि हाँ, मतलब नई सरकार आई थी, पूरा पूरा कैंपेन ही उसी पर हुआ था, नया बिहार। एंड सो आई वाज टोल्ड कि इसको ठीक कीजिए। तो मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम मिलता था। 2003 से 5 तक फुल टाइम मैं लगा रहा था उसमें, और आई न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। 2005 से आगे 6 इनफैक्ट मुश्किल हो गया था, टाइम कम मिल पाता था। तो कुल मिला करके जब ये क्लियर होने लगा, वो आप जिस इवेंट का नाम ले रहे हैं, रिलायंस का जो हुआ था, उसमें बहुत क्लियर हो गया था कि थोड़ा कमर्शियल अब होने लगा है। एंड दैट इज़ वाई आई सेड लेट्स बिड गुड बाय, यू हैव ए प्रोफेशन टू फॉलो एंड आई विल फॉलो माई पैशन। जिस दिन कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और मिला भी, रहमानी मगध सुपर 30 एंड अदर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो ये फैलने लगा। ये सिर्फ IIT तक ही नहीं रहा, ये क्लैट और कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल अदर, कानपुर से लेके और अलग अलग जगहों पे, अंडमान निकोबार तक से आप कई अंडमान निकोबार से रिक्वेस्ट आया गवर्नमेंट से। हालांकि उसका एक अलग स्टोरी हो जाती है उसकी। आई वॉज नॉट अलाउड टू,
लेकिन इस तरीके से सुपर 30 बनता है, बिखर भी आता है। एक चीज़ जो आपने लिखी है साफ साफ, उसको लोग पता नहीं कैसे ले रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपका पैशन था, प्रोफेशन इसलिए नहीं था क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशन था जी। आप पुलिस में थे। आनंद कुमार के पास प्रोफेशन था नहीं, तो उनको तो पैशन और प्रोफेशन दोनों साथ लेके चलना था। प्रोफेशन तो उनका था ही था, पढ़ाना प्रोफेशन था। पढ़ाना प्रोफेशन था तो अर्निंग उससे होनी थी। हाँ, तो फिर क्यों लोग उनको गलत ठहराते हैं कि आपने सुपर 30 में ऐसा गलत कर दिया? ये तो लोग जाने। हाँ। लेकिन मेरे साथ अगर एसोसिएशन होना था तो वो पैशन और प्रोफेशन मुझे लगने लगा था कि अब ये साथ तो नहीं चल सकता। इसकी अंडरस्टैंडिंग इनिशियल ईयर्स में मैंने समझा था नाइवली कि नहीं हो सकता है, बिकॉज उनका प्रोफेशन रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में है और उससे इनकम हो जा रहा है, एंड पार्ट ऑफ इट, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट वो सुपर 30 में लग जा रहा है, तो लेट इट बी। लेकिन वो जब दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन ब्लर्ड होने लगा था, लड़के ओवरलैप होने लगे, मतलब कई मायनों में वो ओवरलैपिंग था, ब्लरिंग हो रहा था। लोगों ने हमको धीरे धीरे बताना शुरू किया। इनफैक्ट फॉरेन मीडिया के लोगों ने हमसे बताया अलग से, एक फ्रेंच आ करके वहाँ रुका था बहुत दिनों तक, वो हमसे अलग इंटरव्यू में कह रहा था कि समथिंग इज़ हैपनिंग। तो उस समय मुझे लग रहा था कि फॉरेन मीडिया तो इसको बहुत अलग तरीके से ले रहा था, फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनी इस पे प्रिसाइसली। तो अविनाश जी, उसके बारे में मैंने चर्चा की है कि मैन बाइटिंग ए डॉग एंड डॉग बाइटिंग ए मैन। लोग, हमने इसको भी एनालाइज किया कि फॉरेन मीडिया 2007-8 के बाद क्यों नहीं आ रहा है। एक ही केवल आया अल जजीरा जिसने फॉलो अप किया, एंड दे गिव इट अप। टॉप कॉप विद अ चॉक। तो इस तरह की चीज़ें, और वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, पीपल लाइक अल जजीरा जर्नलिज्म के फील्ड में बड़ा नाम है, एंड दे स्टॉप कमिंग। तो उनको क्या लगा कि क्या हट गया जिसे कि ये बात अब समझने लायक नहीं है या करने लायक नहीं, जबकि इतने बड़े पैमाने पर इसको पिकअप किया गया था। एंड इट वॉज अ सोशल एक्सपेरिमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। वी शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू डाई आउट लाइक दिस। फिर आपने उसको कोशिश की जिंदा रखने की रिटायरमेंट के बाद? हाँ, अभी भी कर रहे हैं, अब भी चल रही है। आपकी एक लास्ट कोचिंग जो सुपर 30 में चली, फिर आप पे एलिगेशन लग गए इस पे कि आप सिर्फ एक खास जाति वर्ग के लोगों को ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं क्योंकि आप खुद भी उसी कास्ट से आते हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पे खूब कैंपेन भी चले थे। हाँ, लोगों ने देखा था उसको। एक हमको लगता है 1 साल पहले करीब एक अनाउंस हुआ ब्रह्मजन सुपर 30। तो उसमें एक लीडर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो पॉलिटिशियंस थे मोस्टली, उनका इंटरेस्ट है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए करेंगे। आई सेड अगर रहमानी 30 हो सकता है बिल्कुल, तो व्हाई नॉट एनीबडी एल्स। तो ऐसे कंडीशन में मैंने इसको अलाउ कर दिया कि ठीक है। और मेरा अप्रोच हो रहा था कि रहमानी 30 या एनी अदर 30, अगर कोई आदमी कहता है कि मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, मेरा जो थियरी है इस सुपर 30 के बारे में वो ये है कि मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि आपसे मैं पैसा लूँगा, और इतना भी अमीर नहीं हूँ कि आपको मैं पैसा दे सकता हूँ। वो बहुत बेसिक है, ये बेसिक क्लियर है। उन लोगों ने कहा कि पैसा मेरा होगा और मैनेजमेंट भी मेरा होगा, पढ़ाने वाला पार्ट आप देख लीजिए, और यही मेरा एग्रीमेंट रहता है। उन लोगों ने कहा कि हम करेंगे, ऐसे ठीक है, गो अहेड, डू इट। जो भी क्रिटिसिज्म होगा वो मेरा होगा, आई एम रेडी टू टेक इट, क्योंकि मैं जब एक कम्युनिटी के लिए कर सकता हूँ तो दूसरी कम्युनिटी के लिए भी क्योंकि उस समय कोई शोर नहीं मचा जब रहमानी 30 के लिए। भाई रहमानी आए आपके पास, उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को, चूँकि वहाँ पे शिक्षा की कमी है, आप उनको पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, आपने शुरू किया, उस पर तो कोई शोर नहीं मचा। लेकिन जब एक खास कम्युनिटी जिससे आप खुद ही बिलोंग करते हैं, हाँ, उसको पढ़ाना शुरू किया तो ये शोर मच गया। तो मुझे कोई इसका शेम नहीं है, और रीज़न उसका बहुत सिंपल है अविनाश जी। शेम इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे वोट नहीं मांगना है, न तो उस मौलाना वली रहमानी साहब की कम्युनिटी से मांगना है और नहीं अपनी कम्युनिटी से मांगना है। तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब आप रिटायर होते हैं तो आपको ऑफर तो आता है। हाँ हाँ बिल्कुल,
ऑफ़र करने में क्या दिक्कत है, कोई भी ऑफ़र कर सकता है। एक्सेप्ट करना नहीं करना तो मेरी मर्ज़ी है ना। और मैं ब्लंटली बोलता हूँ कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि आपने इसमें लिखा है कि मैं जाके घूम का वोट तो नहीं मांग सकता, एकदम पैर नहीं, तो छू बिल्कुल सकता नहीं। किसी हाथ जोड़ करके अभिवादन मैं कर सकता हूँ, लेकिन भीख नहीं मांग सकता। वोट की भीख नहीं मांग सकता। आपको तो ऑफर नीतीश कुमार ने भी शायद दिया था। बहुत लोगों ने दिया था। मतलब बिहार में तो 2 ही 3 पार्टियां हैं बड़ी। हाँ, जिस समय मैं लालू यादव देंगे नहीं आपको, शायद, जितनी मेरी जानकारी और जितनी मैं ये किताब पढ़ के समझ बना पाया हूँ, बाकी तो बात होगी ही इस पर। हाँ, उन्होंने और भी पार्टीज़ ने किया था, बीजेपी की तरफ से भी ऑफर था, और भी पार्टीज़ ने किया है। मतलब हाँ, यही 3-4 पार्टियां हैं, बीजेपी है, बिहार में यही 3-4 लोग इम्पोर्टेंट। कांग्रेस है, कांग्रेस तो खैर है नहीं है। नहीं, और भी जो दूसरे स्टेट्स में भी पावरफुल हैं वो लोग भी आए। अच्छा, तो चलिए हम लोग लौटते हैं रामजस से पटना। आप जाते हैं, पढ़ाई वाला पार्ट सुपर 30 वाला हो गया, पुलिसिंग की बात करते हैं जी। क्योंकि ये पूरी जो किताब है, आपने जहाँ जहाँ पोस्टिंग की है हर जगह एक एक्सपेरिमेंट किया है आपने। 37 साल का पुलिस करियर, और इस किताब को पढ़ने के दौरान लास्ट में मुझे ये समझ में आता कि इस 37 साल के पुलिस करियर में कभी गोली चलाई है आपने? मेरे लीडरशिप में एनकाउंटर्स हुए हैं, ये तो है, एनकाउंटर्स हुए हैं, बट किसी एनकाउंटर में मैं अपना वेपन नहीं रखता हूँ। मैं यही कह रहा था, ये किताब पढ़ते हुए मुझे समझ में आया कि 37 साल के पुलिस करियर में ट्रेनिंग के बाद आप एसपी बनते हैं, पहले ही पोस्टिंग मधेपुरा होती है, जो सबसे बड़ी नया जिला, पहले एसपी आप होते हैं, वहाँ से लेकर के आगे तक जब भी आप बढ़ते हैं, आप लिखते हैं कि आप कभी अपना वेपन साथ रखते ही नहीं। कभी नहीं। अब लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जो हम अपना टारगेट प्रैक्टिस करते हैं, एक भी टारगेट के बाहर नहीं जाता है, एंड वेरी नियर टू द बुल, बट और वो भी स्टैटिक नहीं, आप मूव करा दीजिए टारगेट को, कमिंग आउट फ्रॉम एनीवेयर एंड गोइंग इन एनी डायरेक्शन, ऑन 6 seconds 6 rounds आई कैन फायर ऑन द टारगेट। बट अगर एक्चुअल होगा एनकाउंटर, और हुआ है मेरे लाइफ में, बहुत सारे हुए हैं, तो उसमें मैं नहीं कैरी करता। उसका रीज़न है अविनाश जी, एज ए लीडर ऑफ द टीम माई जॉब इज़ टू गिव डायरेक्शन टू द एंटायर एनकाउंटर। मैं अपने वेपन से अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा, ये मेरा जॉब नहीं है। पूरा असेस करना, पूरे एम्बियंस को देखना, समझना कि कहाँ से क्या करें, अभी आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है या फ्लैंक में जाना है, और लंबे लंबे एनकाउंटर्स हुए हैं। तो ये काम है लीडर का। और जो आपका आदमी है वो तो राइफल रखे ही हुए है, या जो भी वेपन है, शॉर्ट रेंज वेपन, हाँ, वो तो मतलब हर तरह के हथियार हैं, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते। हम अपना नहीं रखते। जहाँ जहाँ गए हैं आप, आपने एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है किताब के पीछे ही। मैं लिखता गया, इधर आगे से पढ़ता गया, पीछे मैं नोट करता गया कि हमेशा एक्सपेरिमेंट किया है। आप जैसे आपकी जब पहली बार आप जाते हैं रांची, कम्युनल टेंशन होती है, कई जगह ऐसी होती है कि कोई बात करने वाला तैयार नहीं है, रात को आपको अचानक से भेज दिया जाता है, कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। आप लाठी के बजाय लॉ का इस्तेमाल करते हैं हर जगह। पूरा जितना भी आपका 37 साल का पुलिस करियर है, आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि यार ठीक है कम्युनल वायलेंस है तो फोर्स लगा करके लाठी चार्ज करा दें, आंसू गैस के गोली दबवा दें, पुलिस फायरिंग करके लोगों को डरा दें, तितर बितर कर दें भीड़ को, आप खुद उतर जाते हैं। इसको लेकर के कई बार आपके जो सहयोगी रहे हैं वो भी सवाल उठाते होंगे, यार कैसा आदमी है ये, लाठी चार्ज करके अभी ख़त्म हो जाता, ये तो लोगों से बातचीत कर रहा है। इसको लेकर के कभी हुआ नहीं क्या आप लोगों के बीच में? जो मेरे सहयोगी लोग रहे हैं वो इसको अंदर से परेशान रहते थे कि कहीं मरवा देंगे, बट आई ऑलवेज यूज टू फील कॉन्फिडेंट। आप देखेंगे शुरू में ही हमने आपको कहा था कि पीपल ऑफ बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर और एक ख़राब पुलिस ऑफिसर में बहुत बढ़िया से डिस्टिंग्विश करते हैं। और अगर आपके बारे में उनको जानकारी हो जाए कि ये बढ़िया पुलिस ऑफिसर, बढ़िया मतलब होता है हमारी बात सुनता है, तो जब उसको परेशानी होती है और आप अपने घर पर दिन हो रात हो हर समय आप उससे बात करने को तैयार हैं, तो ये आपका घर है, वो एक आगंतुक की तरह आता है, वो एक मेहमान की तरह आता है, और आप उसको मेहमान बना करके नहीं, आप उसको ठेल के बाहर कर देते हैं। तो जिस समय उसके घर में आप जाइएगा, उसका घर मतलब उसके मोहल्ले में आप जाइएगा जहाँ परेशानी हुई है, तो आपके साथ भी वैसा ही बिहेव करेगा, वो आपको अपने घर में नहीं घुसने देगा।
तो आपको ठेलेगा बाहर। और यही रीज़न है कि लोगों को लाठी का गोली चलानी पड़ती है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। भीड़ कोई मशीन थोड़ा ही है कि आप उसको जाके लाठी मार के ठीक कर लीजिए। क्योंकि इसका पहला ही पन्ना जो कहलगांव वाला है आपका इंसिडेंट के 2008 में आप जाते हैं, कोई फोर्स नहीं है, कर्फ्यू टाइप का पूरा माहौल लगा हुआ है, आप जाते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, खुद ही अकेले निकल पड़ते हैं। डर नहीं लगा था क्या? क्योंकि आप एक तो अब लंबी सर्विस हो भी चुकी थी आपकी, आपने बहुत सारे माहौल देख भी लिए थे, 2008 का बिहार बदलता बिहार था, अकेले चले जाते हैं बिना वर्दी के भी। बिल्कुल। और जिस समय हम निकले थे उस समय पूरा सन्नाटा था उस शहर में, कहलगांव में 3 दिनों से फायरिंग चल रही थी। और एक व्यक्ति जो थाना के ठीक सामने में सड़क मैंने पार किया तो वो खिड़की से झांक रहा था। मैंने उसी के पास जाकर के हाथ जोड़ के कहा कि मेरा नाम अभयानंद है, मैं पटने से आया हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। और उसने तुरंत अपना खिड़की बंद किया तो मुझे लगा कि मैं रिजेक्टेड हो चुका हूँ। फिर देखे कि वो बाहर से कोई दरवाजे से होकर के तब सड़क पर आ गया, कहा चलिए मेरे साथ। तो हमको लगा कि चलो कम से कम एक आदमी तो मेरे साथ आया, और फिर वहाँ से कारवां बनने लगा। जबकि पटना से जब आप उस समय गए थे तो आपके पास इतनी ताकत की कि ठीक है इसने रिजेक्ट कर दिया, बुलाओ फोर्स, देखते हैं कैसे नहीं सुधरेगा। बिल्कुल। हालांकि वहाँ के एसपी, वहाँ के डीआईजी, वहाँ के आईजी कोई नहीं आया, पुलिस का कोई भी नहीं था। जो लोकल एसआई और इंस्पेक्टर थे लोग सस्पेंडेड हो चुके थे। 6-7 सीआईएसएफ के जवान एसएलआर के साथ कहीं बंधक बनाए हुए थे। 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ जली हुई थी, चिड़िया नहीं घूम रही थी वहाँ पर, ये स्थिति थी। अच्छा, इस पूरे करियर में कहीं कर्फ्यू इम्पोज किया है क्या आपने कहीं किसी ज़िले में? बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। मैंने कभी नहीं किया था और डीजीपी में मुझे करना पड़ा, जिसका अफसोस अंदर से हृदय विदारक हो जाता है। हमको लगता है कि इट इज़ माई एब्जेक्ट फेलियर कि कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। मतलब हुआ कि मुझे नहीं बात करनी है, तुम जाओ भागो। बट क्योंकि मैं अभी हाल के इंसिडेंट देख रहा हूँ और ये मैंने पढ़ लिया था, मैंने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहता था। राजस्थान में कुछ इंसिडेंट हुए, कम्युनल वायलेंसेस हुई और तुरंत कर्फ्यू। पुलिस और लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप ऐसा हुआ है कि तुरंत आपने कर्फ्यू लगाया, फिर भी स्थितियाँ सुधरती नहीं हैं। आपने इस किताब में जिक्र किया है 2011 से बिहार में स्थितियाँ थोड़ी बिगड़नी, कम्युनल वायलेंस नहीं, कम्युनल इंसिडेंट होने शुरू हो गए और कई जगह स्थितियाँ ऐसी बिगड़ी कि आपको कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ता, फिर भी आप कोशिश करके लगातार बचते रहे। क्या था वो तरीका पूरा और कैसे? मतलब चूँकि सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आपने जो एक एक्सपेरिमेंट किया है वो पूरे देश की पुलिसिंग के लिए है। कई बार आपसे लोग राय मांगने भी आए, उसका भी जिक्र मैं करूँगा। 2017 वाला पूरा इंसिडेंट आपके साथ कैसे आप मैनेज करते हैं और कैसे देखते हैं? चूँकि आप रिटायर होने के बाद भी देख ही रहे हैं, टीवी देखते हैं, पूरे देश में जो चल रहा है वो देख रहे होंगे, कर्नाटक से लेके राजस्थान तक जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे पुलिस बिहेव कर रही है, जैसे कर्फ्यू इम्पोज कर देना, इस समय इंटरनेट बंद कर देना, ये तरीका है क्या बेहतर, या वो पुलिस का फेल्योर है और अपने फेल्योर को छिपाने के लिए पुलिस ये कर रही है? किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा मैं। बहुत सुंदर प्रश्न है अविनाश जी। एक एसपी अगर 6 महीने से एक ज़िले में एसपी रहा है और उसको एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में कर्फ्यू इम्पोज करना है, मेरा उस पर टेक है, दो 6 months have been wasted. You have not performed in the 6 months. Unperformed मतलब चोरी डकैती आपने रोकवा दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपका communication with the people of your district has been low. अगर वो कम्युनिकेशन आपका रहता, एकदम कम्युनिकेशन मतलब होता है एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, हर अवेलेबल एवरी मोमेंट, जिस समय आप चाहिए, रात में 1 बजे उठाना चाहिए, मैकेनिज़्म होगा, आपसे बात होगी उसकी, और वो कोई बीच में नहीं आएगा, बात होगी। साधारण आदमी से भी आपकी बात होगी, कभी नहीं लगेगा वहाँ। लोगों की परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो जानता है कि ये एसपी मेरी बात सुनता है, सुबह से शाम दरवाज़ा खुला हुआ है, बात कीजिए, आइए, क्या परेशानी है, सॉर्ट आउट करेंगे आपका। वो जानता है कि ये व्यक्ति जब मेरे लिए सब कुछ ओपन रखे हुए है, तो जिस समय वो आएगा मेरे घर में, हम तो जब हम हैंडल करते हैं तो कहाँ जाते हैं? उसके घर में जाते हैं। एक खास मोहल्ले में गए या कहीं पर भी गए तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये मेरी बात सुना है,
तो आज हमको इसकी बात सुननी पड़ेगी, एंड दैट इज़ हाउ आई हैव फेल्ट इट। अच्छा, ये किताब पढ़ते हुए एक इंसिडेंट का जिक्र है सासाराम का, गाय का मांस फेंक करके कम्युनल टेंशन, ये 79-80 की बात है। आज 40 साल बाद भी ऐसे ही इंसिडेंट देखे जाते हैं कम्युनल टेंशन के लिए। एक पर्टिकुलर जगह पे गाय का मांस, दूसरे पर्टिकुलर जगह पे सुअर का मांस, और फिर शुरू हो जाता है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करते क्या ये लोग जो कम्युनल टेंशन फैलाते हैं, और आप लोग कुछ उसको रोक नहीं पाए क्या? नया एक्सपेरिमेंट वो क्यों नहीं करते हो तो वही बता पाएंगे। लेकिन ये इंसिडेंट जब हुआ था तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट था, एएसपी था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था पुलिस हैंडलिंग का, शायद पहला एक इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इस इंसिडेंट को मैं आइसोलेट कर दूं, फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सिस्टम एनवायरनमेंट में एक इंसुलेटर लगा दिया हमने। अगर ये हम कर लें, हालांकि एकदम डेंजरस सिचुएशन था, आप नए थे और हम नए थे तो हम रिस्क ले रहे थे, और बाद में हमारे एसपी ने हमको बहुत डांटा कि 3 दिन के बाद उनको पता ही चला क्या आपने किया क्या? हमने किया, हाँ, किताब में लिखा है। मैं जानबूझ के सारे इंसिडेंट को पूरा ओपनली नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बेहतर चीज़ें पता लगेंगी कि इन्होंने किया क्या है। मैं बस शिगुफा एक छोड़ रहा हूँ तो आपका इंटरेस्ट बने, और उसके बाद आप इस पूरी किताब को पढ़ करके खुद से तय करें कि इन्होंने जो किया वो कितना सही था कितना गलत था, वो आप तय करिएगा। फिर इनसे सवाल बाद में हम जवाब कर लेंगे। अभी जो चीज़ें चल रही है वो है कि एक और जगह है, आपने फटे बैलेट से चुनाव जितवा दिया है। हाँ, सासाराम में था। हाँ। इंटरेस्टिंग था उस समय, तो ईवीएम थी नहीं, और लास्ट राउंड चल रहा था, जो रूलिंग पार्टी थी वो हार रही थी। तो मैं दिन भर वहाँ लगा हुआ था, जब तक मैं रहा उस समय तक कोई घटना नहीं हुई। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर एसडीओ थे, उनको मैंने कहा कि आप, हमको भूख लग रही है बहुत, मैं जा रहा हूँ घर और खा के तुरंत आ जाता हूँ। घर पहुँचा नहीं कि टेलीफोन, पुराने ज़माने का फ़ोन था, रिंग किया, सर दौड़िए, यहाँ तो सब फट गया बैलेट पेपर। दौड़ करके आया तो जो दृश्य था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एसडीओ साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, अपने टेबल के नीचे पूरा टेबल उल्टा पुल्टा, बैलेट पेपर फटा जा। तो देखकर मैं घबरा गया कि क्या हुआ, और सीआरपी ने लाठीचार्ज अंदर हॉल के अंदर कर दिया था। तो एसडीओ रिटर्निंग ऑफिसर एकदम परप्लेक्स थे कि हम करें क्या, और लास्ट राउंड था वो। तो मैंने उनको अलग ले जा करके कहा कि देखिए, उनके ऊपर थोड़ा दबाव था, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सरकारी दबाव था। वो होता ही है कि, और खासतौर से बाई इलेक्शन हो तो किया ही गया था शायद उसी के लिए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आप एसडीओ अभी नहीं है, यू आर द रिटर्निंग ऑफिसर, अपनी बुद्धि लगाइए और आप काउंट करा लीजिए, जितने फटे बैलेट पेपर्स हैं उनको भी आप रूलिंग पार्टी के हाथ में, उनके खाते में डाल दीजिए। उसके बावजूद भी अगर हार जाते हैं तो क्या सेंस है इसको कराने का। फिर उनको बहुत पसंद आए एडवाइस, और उन्होंने किया, और तभी ऑपोजिशन जीत गए उसमें। हाँ। तो ये एक तरीका हुआ करने का। अगर हम इसका उनको छोड़ देते तो शायद उस दबाव के अंदर वो कर ही देते कुछ और। अच्छा, जो भागलपुर वाला फोड़वा कांड था, उस समय आप पुलिस में थे, वो बड़ा ट्रेनिंग में मैं था। हाँ। कैसे टैकल किया होगा आप लोगों ने? क्योंकि हम लोगों ने फिल्में देखी, फिर बाद में उस पर खूब पढ़ा, तो लगा कि यार ये हो क्या रहा है। कैसे टैकल किया था आप लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान इसको? हमारे सामने में तो ये नहीं हुआ, लेकिन ये थियोरेटिकली दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। मैं था ट्रेनिंग में रांची में, वहाँ ये घटनाएं नहीं, ये तो भागलपुर का था, दूसरी जगह हुई थी। तो उसी से मैं भी क्लियर हो गया था कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आपको लेजिस्लेचर, आपको जो कानून ने दिया है काम करने का, वो जो रोल आपका है वो आप कीजिए, और अपने दायित्वों के बाहर आप जाके काम नहीं कर सकते। क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं, बट इंटेलिजेंटली यू कैन डू थिंग्स लाइक दिस। सिंहेश्वर स्थान, जो मधेपुरा की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ज़िला है, मैं गया भी हूँ इलेक्शन में भी, और वो आज भी वो नारा लगता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। और आप पहले एसपी रहे हैं मधेपुरा के, मधेपुरा जब जिला बनता है आप पहले एसपी रहे हैं, और उसके बाद मधेपुरा से बहुत सारे फेमस लोग भी निकलते हैं और बहुत सारे नोटोरियस लोग भी निकलते हैं जो बाद में फेमस हो जाते हैं।
दर्शक शायद समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं। कैसा रहा था पहला अनुभव मधेपुरा वाला? नया जिला, नया एसपी। सुपर्ब। मतलब मैं अगर बाढ़ वाला इलाका, मैं कहूँ आपको कि वहाँ के लोगों ने मुझे इतना स्नेह दिया। मैंने सबसे ज़्यादा क्राइम वहाँ होता था, डकैतियाँ होती थी, और प्रायः एवरी ऑल्टरनेट डे एक डकैती होती थी। मैंने जब अपनी बुद्धि को लगाया लॉ में, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बेलर्स पर एक्शन करा दूं, जिनको श्योरिटीज़ कहते हैं लॉ, उन पर एक्शन अगर करा दूं, तो ये बेल होने के बावजूद ही नहीं निकल पाएंगे लोग। और उसको मैंने जब प्रयास किया सीजीएम के माध्यम से, तो सीजीएम साहब ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो ना इधर के रहे, हम रहे या उधर के रहे। मैंने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ रिवीजन फाइल कराया, जो नॉर्मली पुलिस के एसपी लोग नहीं करते। ठीक है ना, जज अपना काम कर रहा, हो गया। लेकिन मैंने रिवीजन फाइल कराया, तो डिस्ट्रिक्ट जज ने मुझे बुला के कहा, एसपी साहब, डिस्ट्रिक्ट जज लोग एज के ज़्यादा होते हैं और हम बहुत यंग थे, अगर सीजीएम ने ये ऑर्डर कर ही दिया तो आपको क्या परेशानी है? मैंने लीगली उनसे आर्ग्यू किया, तो तुरंत कह के नहीं, आप बहुत आर्ग्यू करते हैं, आप ऐसा कीजिए, मैं इसको रिमांड कर देता हूँ, आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। रिमांड हुआ, एंड दी लॉयर्स फेल्ट कि ये परेशानी अब होगी हम लोगों को, क्योंकि इसका बार काउंसिल में चला जाता मैटर, उनका लाइसेंस एडवोकेट का ख़त्म हो जा सकता था। तो उन लोग, हमको अभी भी याद है, पूरा मुंह पर ऐसे कपड़ा लगा करके, करीब 70-80 एडवोकेट थे बार एसोसिएशन के वहाँ के, वो लोग आ करके और रिक्वेस्ट किए, सर हमारे पेट पर मत लात मारिए। तो हमने कहा कि नहीं, हम आपको किसी को नहीं जानते हैं इसमें से, मैं परसू कर रहा हूँ पेपर पर इसको। दे सेड यस वी नो इट। देन देयर वाज एन एग्रीमेंट कि नहीं, आप तरीके से काम कीजिए, हमको कुछ नहीं कहना। क्राइम चेक होने लगा, एंड देन यू वोंट बिलीव इट, हमने किताब में लिखा भी है कि जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो ये अनहर्ड ऑफ है कि पूरे बार एसोसिएशन ने मुझे फेयरवेल दिया एंड ऑनर किया, और यही कह करके कि आपने किसी को परसू इंडिविजुअली नहीं किया, यू परसूड ए सिस्टम। एंड दैट इज़ हाउ, अविनाश जी, मेरा फीलिंग था कि अपराधी से अधिक अगर अपराध का पीछा कीजिए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप पुलिस में एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो बड़े स्तर के बदलाव हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। छोटे स्तर के बदलाव, 7 लोग मारे जाते हैं डकैती में, डेड बॉडी की पहचान नहीं होती और आप उनको उठा के जेल भेज देते हैं ट्रक में लाद करके जेल ले जाओ डेड बॉडीज को। यस, आप एकदम लिटरली हम जो कह रहे हैं, वो आप जो कह रहे हैं और किताब में लिखा है अभी, तो वही हम किए हुए थे। एक अर्ली मॉर्निंग मैसेज आया कि 7 डेड बॉडी एक रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ, दे वर डेकोइट्स। और ये क्लियर हो गया था सिचुएशन से कि बूटी के डिस्ट्रीब्यूशन में आपस में इन लोगों ने गोली मारी, मतलब जो लूट का सामान है वो आपस में बांट नहीं पाए, आपस में गोली मारी। हाँ सही है। तो 7 डेड बॉडीज वहाँ। अब पूरे दिन भर हम परेशान थे, भीड़ चली आ रही है, कोई पहचान नहीं पा रहा था कि कहाँ के। तो मेरे पास अब क्या था, हम कहते कि ले जाओ, जो तरीका है उससे अपना दफना दो सब। हाँ मतलब ठीक है, नहीं पहचान है, नहीं पहचान तो हम क्या करें काम। लेकिन मेरा दिमाग कौन था, हमने क्या किया कि एक पुलिस ट्रक मंगवाया, उसमें डेड बॉडीज़ को डाला, और अंधेरा भी होने चला था। जेलर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको थोड़ा अंदर डाला को घुसा दीजिए, एंड लेट एवरीवन इन द जेल फाइल क्रॉस, सब लोग देखते हुए चले जाएं सिर्फ अपने सेल में। और ये हमने कराया, उसका तो हम जो करना था वो कर दिया। 2 घंटे के बाद मेरे पास मैसेज आया कि पहचान वो हो गई है, क्योंकि वहाँ सब क्रिमिनल्स रहते हैं और सब पहचानते थे, वो बगल के डिस्ट्रिक्ट का था क्रिमिनल। और उसके बाद तो खूब फर्स्ट क्लास डिटेक्शन हुआ उसके बाद पूरा केस। तो डेड पर्सन्स को जेल भेजने से केस डिटेक्ट हो जाता है। आप पुलिस के कबाड़ से 15 किलो चांदी ले जाकर राजस्व में जमा करा देते हैं। ये वायरलेस वाला। हाँ, चूँकि मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट था ना, तो जब वायरलेस में दिया गया तो एक आईपीएस ऑफिसर की वायरलेस में पोस्टिंग हो जाए तो रोते रोते शंटिंग पोजीशन है, बिल्कुल शंटिंग। 90s के बाद आप शंटिंग में रहे हैं मैक्सिमम में? 100%। 90s to 2005, 15 साल करीब। 100%। लेकिन उस पीरियड में भी मेरा फिजिक्स, मेरी क्यूरियोसिटी, उसने हमको अलाइव रखा था। और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया आपने? बहुत ज़्यादा।
लेकिन वो डायरेक्टली क्राइम से रिलेटेड हाँ। नहीं था, बट जो भी फील्ड मिला उसमें एक्सपेरिमेंट्स किया, ट्रेनिंग में मिला तो उसमें एक्सपेरिमेंट कर लिए। आपने तो कई जगह कमांड हॉस्पिटल तक बना दिया। यस, बिना पैसा, बिना सरकार के पैसे का। एक इसमें एक डीएम की पत्नी पर आप केस कर देते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एसपी होते हुए, एसपी नहीं, आप उस समय डीआईजी हुआ करते थे, आईजी थे, और आप डीएम की पत्नी पर ही केस दर्ज करा देते हैं। कुछ इस तरह का वाकया ही हुआ था। आई वॉज एजिटेटेड क्योंकि एक आदमी आकर के मेरे कमरे में रो रहा है। मेरा था कि मॉर्निंग में बैठे और पब्लिक एकदम झुंड लगाए रहती थी, ये हो गया सर, वो हो गया। आई यूज टू कॉल माई सेल्फ डस्टबिन ऑफ ग्रीवेंसेस। अब क्या करें, वही नौकरी ही थी कि आप डस्टबिन रख दीजिए, हर आदमी आकर के अपने दुख को डाल देता है, तो आपको रिस्पॉन्ड भी तो करना है। अब वो जिस तरह की समस्या लेकर के आया था, लिख कर दिया, तो हमने लिख दिया उस पर। अब डीआईजी साहब वहाँ के एकदम, फिर हम हाँ, फिर तो आपने छोड़ भी दिया उनको। हमने कहा कि अब पता नहीं क्या सोच थी उन लोगों की, हमने कहा कि धंधा बंद कीजिए और नहीं तो फिर परेशानी होगी आपकी। अच्छा, आपकी इस पूरी किताब को पढ़ते हुए ना एक चीज़ बार बार आ रही है, इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन। आपने एक फेयर इलेक्शन की एक परिभाषा तो ये दी है कि अगर चुनाव बीत गया और विपक्ष ने आपत्ति नहीं की, इसका मतलब इलेक्शन फेयर है। एकदम बिल्कुल, ये आपका तरीका है। दूसरा तरीका बिहार का ये होता था कि अगर चुनाव में बैलेट पेपर फाड़े नहीं गए, लूटे नहीं गए, तो वो फेयर इलेक्शन है। कैसे देखते हैं इस पूरे फेयर इलेक्शन को 90s to 2005, उसके बाद तो फिर ईवीएम आ जाती है। आप जो बोल रहे हैं ना, वो फर्स्ट वाले का ही सबसेट है। अगर फाड़ दिया गया और उल्टा पुल्टा हो गया, स्याही डाल देना, पानी डाल देना, ये होता था उस समय। तो ऐसा जब भी इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के बाद हल्ला होगा कि रिगिंग हो गया है। रिगिंग दो तरीके से होता था ना, एक तो कि आप अपना वोट को ज़बरदस्ती डलवा दीजिए, या जो दूसरे का वोट है उसको रोक दीजिए ताकत लगा करके। तो इसको मैंने वर्ड यूज़ किया था, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यू इंक्लूड योर वोटर्स एंड एक्सक्लूड द अदर्स। ये दोनों प्रोसेस को मैंने कॉम्बिनेशन बना करके कोफिशिएंट क्रिएट किया था, जिससे कि पता चल जाए कि वोटिंग फेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ डेटा से ही निकल जाता था। ये सब एक्सपेरिमेंट्स इन इलेक्शन प्रोसेस ये मैंने किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले थे। 95 वाले इलेक्शन में तो शायद टीन सेशन थे ना उस समय, मुख्य चुनाव आयोग। हाँ बिल्कुल। उसी इलेक्शन को बड़ा, जैसे उसको कहा जाता है, टीन सेशन के बारे में एक कहावत कही जाती है कि वो नाश्ते में राजनेता चला जाते थे। उनके बारे में बड़ा मशहूर कहावत है। उस इलेक्शन को कैसे देखा आप लोगों ने, क्योंकि वो बहुत ही कितना लंबा चला इलेक्शन। टीन सेशन बार बार कैंसिल कर देते थे, एक भी बूथ कैप्चर नहीं होने देंगे, अपनी खड़ूस मिजाजी के लिए जाने जाते थे। उस इलेक्शन के दौरान मैं डीआईजी आर्म पुलिस था और पुलिस हेडक्वार्टर ने मुझे डेप्यूटेशन ऑफ फोर्सेस वाला जो सेल था, आई वॉज नॉट हेडिंग दैट सेल, उस समय एक आईजी साहब थे, वही हेड कर रहे थे, एंड आई वॉज डीआईजी आर्म्ड पुलिस। तो मैं वहाँ था और जितने लोग आ रहे थे बाहर से, सीपीएमएफ से, सबको कोऑर्डिनेट मैं कर रहा था। मैंने उसको भी देखा। और 2005 में तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने तो पूरी जवाबदेही, पुलिस वाला जो पार्ट था वो आपके ऊपर, उसकी पूरी जवाबदेही, रिटर्न ऑर्डर उनका था, उन्होंने दिया। और फिर हम लोगों ने मिल करके, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से दिए गए थे वहाँ कराने के लिए, डिप्टी चीफ, तीनों ने मिल करके एक बहुत सुंदर समन्वय के साथ काम किया, वो भी मैंने देखा। और इस सेकेंड वाले में 2005 में आप देखिएगा कहीं भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ फोर्स नहीं था। नवंबर वाले चुनाव में कहीं नहीं था और बहुत शांति से हो रहा था सब कुछ, बट वो वेल थॉट आउट प्रोसेस था। एक तो मुझे लगता है कि एक तो आप जो पुलिस फोर्स का था और ईसीआई का था वो, और दूसरा फरवरी ने बता दिया था कि इलेक्शन जाएगा किधर। फरवरी वाला जो चुनाव हुआ था उसने भी बता दिया था कि लालू यादव, राबड़ी राज अब लगभग खात्मे की ओर है। वो पॉलिटिकल पार्ट था इसका। उस इलेक्शन में भी मैं ड्यूटी पर था, किशनगंज पूर्णिया के क्षेत्र में मेरी ड्यूटी लगी थी उस समय, तो मैंने उसको उस तरीके से देखा था। और
शुरू से जब भी नौकरी किया तो मैंने देखा कि डेप्यूटेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस जो है वो राजनेता लोगों के एजेंट लोग आकर के ऑलमोस्ट पुलिस लाइन में बैठ के अपना आदमी पुलिस डलवा लेते थे अपने एरिया में। ये सब मैंने देखा था और इसका कोई आंसर नहीं हो रहा था। बट व्हेन इट केम टू नवंबर इलेक्शंस, अक्टूबर नवंबर इलेक्शंस, तब तक बहुत क्लियर हो गया था मेरा माइंड कि हमको रैंडमाइज हम कर चुके थे पहले भी, छोटे पैमाने पर, सिंहेश्वर का भी जिक्र है इसमें। बट ये वाले इलेक्शन में हमने जब इसको कराया, सीरियसली अच्छा इम्पैक्ट पड़ने लगा था उसका। और एज आई सेड, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऑल ऑफ विच वाज एक्सेप्टेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन। वो पूरा डिस्कस करके जब गो अहेड बोल देते थे, हमसे पहले टेस्ट करवाते थे कि ये बताओ कि हमको कन्विंस करो कि ये सही आएगा, और जब वो कन्विंस हो जाते थे तो यस गो अहेड, और हम लोग कर लेते थे। पता भी नहीं चलता था बाहर में कि क्या हुआ है अंडरस्टैंडिंग। 90 से और 2005 के बीच आपकी जो स्टंटिंग पोजीशन रही है उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने अलग अलग, जैसे कम्युनिकेशन में रहे आप, तो कई बार वायरलेस सेट ख़राब हो गए, उसको आप लोगों ने खुद से ठीक कर लिया, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आपने अपने फिजिक्स अप्लाई कर दी यहाँ पे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने किए शंटिंग पोजीशन के दौरान, लेकिन 2005 में अचानक से बहुत कुछ बदलता है। आप सीधे एडीजी हेडक्वार्टर बनते हैं और फिर आपको सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से बुलावा आता है कि ठीक करिए। उसके बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। क्या था वो नैरेटिव 2005 से 2010 के बीच वाला जो पुलिसिंग था? क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें मैंने देखी। आर्म्स एक्ट वाला पूरा, जो सबसे आसान तरीका था, जो सबसे मुश्किल भी तरीका था, मतलब ये बहुत अच्छा था, ये मैं इसका खुद गवाह हूँ। और सीआरपीसी के बहुत सारे प्रोसीजन, 110 सीआरपीसी क्या था कि शामियाने में अपराधी के खिलाफ अपराधियों को खड़े कर देना था वो पूरा, और आर्म्स एक्ट। मतलब कुल मिला के एक लाइन में सवाल ये है कि 2005 में जब आपको मुख्यमंत्री की तरफ से बुलावा जाता है और कहा जाता है कि ठीक करो क्योंकि इसी पर सरकार आई है, तो फर्स्ट एक्शन क्या होता है? किताब में जिक्र है, लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, फिर भी एक ऑफ़र ये था कि सरकार को जो हेड कर रहे हैं उनके पास 2 कैपेसिटी होती है बड़ी। एक कैपेसिटी है जिसमें वो एज हेड ऑफ लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं। एक कैपेसिटी था एज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, आपको फंड्स दे सकते हैं। एंड दिस वाज ऑफर्ड कि जो आप कहिए लॉ या फंड्स, एंड माय ब्लंट आंसर वाज कि फ़िलहाल दोनों में कुछ नहीं चाहिए। और ये बहुत शॉकिंग रिप्लाई है फ्रॉम एन एडीजी रैंक ऑफिसर कि नहीं चाहिए, क्योंकि लोग कहेंगे कि तो जब नहीं चाहिए तो आप ठीक कैसे कीजिएगा बिना फंड के, बिना लॉ के। माय आंसर टू दिस वाज, किताबें लॉ की भरी पड़ी हैं, पार्लियामेंट से पास की हुई हैं, असेंबली से पास, वही लॉ है। तो आप पढ़िए, डिफेंस लॉयर्स उसी कानून की किताब को यूज़ करके और छुड़ा ले जाते हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आप अपना बुद्धि क्यों नहीं लगा सकते, अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगा सकते हैं? आप यूपीएससी किए हैं, आईपीएस में आए हैं, तो दिमाग लगाइए। ये मैंने उनको कहा। फिर हमने कहा कि ये जो आप फंड की बात कर रहे हैं, तो आपके पास सब कुछ है ही है, दरोगा जी हैं, मैजिस्ट्रेट साहब हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, द एंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोसेस इज लेड आउट है, सब कुछ। जो वैकेंसी है उसको बहाल कर लीजिए। तो इसके लिए कोई गैजेट और यंत्र की ज़रूरत नहीं है, और अगर होगी भी तो बहुत कम पैसे की होगी और हम आपसे डिमांड करके ले लेंगे। बट डोंट एवर फील कि गैजेट से आप कंट्रोल कर लीजिएगा, आपका पुलिसिंग होना पड़ेगा। तो इट वाज सो अनइम्प्रेसिव एन आंसर कि लोगों को लग रहा था कि कैसे हो जाएगा। इनफैक्ट उस समय के जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने हमसे पूछा कि आप कुछ इस तरह का जवाब दिए हैं क्या? तो आई सेड हाँ दिए हैं। तो बहुत अजीब लग रहा है। आई सेड आपको भी लग रहा है? तो नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है, हम तो जानते हैं कि लॉ से किया जा सकता है। एंड ही मेंशन टू मी, ही सेड हमने बताया है उनको कि जो इसका इम्पैक्ट होगा बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। और आपने भी जैसे कहा कि आज अभी आप आराम से घर जा सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। जबकि अप एंड डाउन हो रहा है, उसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि आप घर आ जा सकते हैं। जो मतलब हथियारों का खुले में प्रदर्शन था, गाड़ी है और उसके चारों तरफ से हथियार की नाल निकली हुई है राइफलों की,
वो अब नहीं देखने को मिलती। वो देखने को मिलती Precisely. हैं नेताओं के बॉडीगार्ड्स की, या कुछ लोग हैं जो अब भी उससे नहीं डरते, लेकिन जो कोई भी होता था वो लेके निकल जाता था, बुलेट पे बैठा है, हथियार लेके चल रहा है, राइफल। अब उसको छुपा के वो पिस्टल बना लेता है, अंदर देखता है बाहर नहीं देखता, उसकी दहशत नहीं। एग्जैक्टली यही रिएक्शन था चीफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भी, जब 2 महीने का हमने उनको रिजल्ट दिया कि इतने लोगों को सज़ा हुई 2 महीने के अंदर, जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा हाँ अब बाहर तो नहीं निकला हुआ दिखता है बंदूक। तो ऑब्जर्वेशन है, आप शहर में जा रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, पहले क्या था और अभी क्या है। जबकि इसी किताब को पढ़ते हुए समझ में आया, या वहाँ का होते हुए भी समझ में आया कि बहुत सारे मर्डर के चार्ज हैं, डकैती के चार्ज हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, तमाम ऐसी कवायदें हैं, लेकिन आप केस जब खुलवाते हैं तो आर्म्स एक्ट वाला खुलवाते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान है, उसके जो गवाह हैं वो खुद पुलिस वाले ही होते हैं, किसी ज़्यादा दौड़ भाग की ज़रूरत नहीं है, और आप उसमें सज़ा करा लेते हैं। और उससे अधिक अविनाश जी, 2 गवाह लोग बेवकूफ़ी में डालते हैं उसमें, पुलिस वाले। सीजर विटनेस, आर्म्स पकड़ा जाता है तो 1-2 तो सीजर विटनेस होते हैं, नहीं ज़रूरत है उसकी। लॉ में पढ़िए आप, वो ज़रूरत तभी होगी जब मैजिस्ट्रेट चाहेगा या अक्यूज़ कहेगा कि उनको बुलवाया जाए। हम क्यों डालते हैं उसको चार्जशीट में? नहीं डालेंगे, तो हमने 2 गवाह और कम कर दिया, थोड़ा काम आसान कर दिया, थोड़ा काम और आसान हो गया, खुद ही गवाह बन गए आप लोग। हम तो रहते ही थे, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा प्राइवेट विटनेस जो आते थे उनको भी हमने स्टॉप कर दिया, नॉट बिकॉज आई वांटेड इट बट बिकॉज लॉ सेड सो। तो ये लॉ तो आप पढ़िएगा तो आपके पक्ष की चीज़ मिलेगी, आप उसको कर नहीं रहे हैं, उसका भी नाम आप घसीटे जा रहे हैं उसमें। इस वजह से चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो गई। वो बाकी स्वीपर से अस्पताल का उद्घाटन, ये भी बड़ा अद्भुत है। आप जैसा किताब है कि आपने किताब डेडिकेट कर दी सिपाहियों को, आप पुलिस वालों के लिए अस्पताल बनवाते हैं बिना कोई फंड लिए, ना सरकार से फंड लेते हैं ना लोगों से फंड लेते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में जाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, और जो सबसे बुजुर्ग वहाँ का होता है वो स्वीपर होता है, वापस से पुलिस का उद्घाटन कर। विरोध नहीं हुआ क्या इसका? क्योंकि बिहार जिस तरह से जातिगत समीकरणों में उलझा हुआ है और जिस तरह से जातियों की सुप्रीमेसी वहाँ पे चलती है, उसमें एक अस्पताल का उद्घाटन एक स्वीपर से। उसका जो रीज़न था वो बहुत सिंपल था, ये सामूहिक प्रयास था, सामाजिक और सामूहिक। तो ये एक यज्ञ की तरह था, लंबा यज्ञ था ये। तो जब लोगों ने आके हमसे पूछा कि इसका उद्घाटन कैसे होना चाहिए, तो हमने कहा कि ये सरकार के प्रयास से नहीं बना है, ये सामूहिक प्रयास है। बिहार मिलिट्री पुलिस के जितने लोग थे, सिपाही, हवलदार, जमादार, दरोगा, जो भी थे, दरोगा उसमें नहीं होते हैं, सूबेदार लोग तक होते हैं। तो हमने कहा कि स्वीपर लोगों ने भी पैसा दिया था उसमें, तो हमने कहा कि ये परिवार है, इस परिवार में जब यज्ञ का समापन होगा तो पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति में सबसे जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वही करता है, और वो परिवार का मुखिया, एज में मुखिया होता है, वरिष्ठ होगा। तो मैंने कहा कि ये रैंक में मत कीजिए, इसको परिवार के सबसे वरीयतम सदस्य इन टर्म्स ऑफ एज और खोज के लाइए कि कौन है वो। हमने उनको कहा, मैं जानता नहीं था, जब आया तो मालूम हुआ कि सबसे एज जो है वो एक स्वीपर का है। तो हमने कहा वही रहेंगे, तो वो रह गए वहाँ, और ग्रैंड स्टाइल में हुआ है, एकदम गाला रीगल टाइप का था, बैंड एंड एवरीथिंग। आज भी उसका झाड़ूकश वो नाम लगा हुआ है आज भी ना। हालांकि उनका देहांत हो गया है, लेकिन नाम अभी भी है। 2-3 चीज़ें और हैं, चूँकि हमारी बातचीत बहुत लंबी हो रही है, फिर भी इसमें आप डीजीपी बनते हैं, और उसके बाद जब एक्शन लेने के बाद, डीजीपी से पहले भी आप रिटायर्ड आर्मी के जवानों को बिहार पुलिस में शामिल करवाते हैं। एक अलग तरीके से शामिल पहले होते हैं, कानून बाद में बनता है। नहीं, आप हमको हम करेक्ट कर दें, उसमें कानून को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मेरा लॉजिक ये था कि सिपाहियों के लिए जगह है पुलिस में, ये लॉ कहता है। वो सिपाही हम किस सोर्स से चुनेंगे ये लॉ नहीं बताता है। तो हम अपना गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोसेस क्रिएट कर देंगे, लॉ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड दैट इज़ हाउ आई आर्ग्यूड इट। और इसको लॉ का जो सेक्शन है गवर्नमेंट का, उसने अप्रूव कर दिया, और उसके बाद ये एक्सेप्ट कर दूसरे स्टेट्स भी करने लगे, कभी चैलेंज भी नहीं हुआ ये।
मतलब जैसे जो लूप होल्स हैं, इसी लॉ में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनका फ़ायदा अपराधी उठाते हैं, बच जाते हैं, और उसी में कुछ मजबूत चीज़ें हैं जिनको आपने उठाया और पेशी करने लगे, लगातार इस्तेमाल करने लगे। जैसे ये 110 CRPC है, शामियाने में अपराधी के खिलाफ पूरी पेशी करा दी। बिल्कुल। और तंबू कनात लगा के उनकी परेड करवा दी। ऐसे ही शर्म के मारे वो लोग परेशान हो जाएंगे। 110 CRPC अविनाश जी आज भी लॉ में है। और ये 40-50 वर्षों से हमने देखा ही नहीं होते हुए, बिहार या मुझे ऐसा लगता है दूसरे स्टेट में भी शायद नहीं हो रहा है। जब ASP में था तो मैंने शौक से एक 110 CRPC का ट्रायल कराया था सासाराम में जब ASP था, और उसका मैंने देखा कि इतना इम्पैक्ट है। वो आदमी जो फेस कर रहा था ट्रायल, उसने हाथ जोड़ के कहा कि सर बेइज्जत मत कराइए हमको, क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट में होता है तो बेइज्जत नहीं होता है, कौन जाता है देखने, बंद कमरे में हो रहा है। हाथ जोड़ के उसने कहा कि सर जो कहिएगा बॉन्ड भर देंगे, लेकिन बेइज्जत मत कराइए, मेरे ही लोग हैं वहाँ, उसके पीछे में बेइज्जत हो रहा है। बैड लाइवलीहुड इसको बोलते हैं, हालांकि लॉ नहीं बोलता है, इसे बैड लाइवलीहुड केस, BL केस। तो हमने इसको यूज़ किया है SDG, और एकदम डिमोरलाइज हो जाते हैं लोग। आप जहाँ पर दादागिरी कर रहे हो वहीं पर आपके खिलाफ बैड कैरेक्टर का एविडेंस लीड होता है, एंड दिस इज़ द ओनली सेक्शन जहाँ बैड कैरेक्टर बिकम्स अ रेलेवेंट फैक्ट, दूसरे में नहीं हो सकता है। जैसे कोई मर्डर किया है तो हम कहें कि ये जनरली बैड कैरेक्टर है, इट्स नॉट रेलेवेंट, बट यहाँ रेलेवेंट है। तो ये सब चीज़ें, और ये अभी भी लॉ में रखा हुआ है, यूज़ नहीं कर रहा है। और मैंने इसको टू माई एडवांटेज यूज़ किया, टू साइकोलॉजिकली ब्राउ बीट लिटरली अंडर इन्वर्टेड कॉमा क्रिमिनल्स ऑफ दैट काइंड। इसके अलावा बिहार जो फॉरेंसिक साइंस है, FSL जो लैब्स हैं, बहुत सारे अपराधी सिर्फ इसलिए छूट जाते थे क्योंकि उनके पास फॉरेंसिक एविडेंस नहीं होते थे, बहुत सारे एविडेंस नहीं होते थे। आपने फॉरेंसिक लैब शुरू करवाई, उसमें फिजिक्स और सारी चीज़ें, अपनी फिजिक्स भी अप्लाई की, उसमें साइंस अप्लाई किया, कंप्यूटर अप्लाई किया, सब कुछ अप्लाई करके आपने एक नई टेक्निक डेवलप की। कुछ अफसोस है क्या जो आप 37 सालों के पुलिस करियर में नहीं कर पाए? एक अफसोस लिखा हुआ है, कहिए। तो मैं बता दूं। नहीं है, बिल्कुल है। और मैं आपको बताऊं, आई वॉन्टेड पुलिस टू बी एट ए लेवल जहाँ किसी की गवाही की नहीं ज़रूरत पड़े। अब आज के डेट में जहाँ साइंस इतना डेवलप्ड है, वहाँ भी बयान लिखना हमको डिमीनिंग लगता है। कौन झूठ कौन सच, कोई आदमी झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, जिसको मन में आया उसकी बात मान लिए, जिसका मन में नहीं आया नहीं बात मान, या फिर उसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। बट साइंस तो ऐसी चीज़ है जो उससे ज़्यादा वस्तुनिष्ठ कुछ नहीं है। आप कर दीजिए, उसके बाद देखिए किसी गवाही की ज़रूरत नहीं। और अगर हम उस लेवल तक पहुंचा दें इन्वेस्टिगेशन को जहां गवाह एक भी नहीं रहेगा और फिर भी सज़ा होगी सिर्फ साइंस पर, उससे बढ़िया पुलिसिंग और कुछ नहीं हो सकता। ये जो एक कम्युनिकेशन चैनल की जिसकी बात कर रहे थे कि आप एक डेवलप करना चाहते थे कि पटना में बैठ करके आप बिहार के हर थाने, हर चौकी, हर जगह पे बात कर सकें, वो क्या था वो पूरा चैनल जिसको आप डेवलप नहीं कर पाए? एक रेडियो कैनोपी टाइप का था, जहाँ जैसे रेडियो स्टेशंस होते हैं ना, हमने पूरे स्टेट को चाहा था कि एक कैनोपी में डेवलप करके एक बैंडविड्थ बड़ा बना लें। हम बात कर रहे हैं 1996 का, जब मोबाइल नहीं आया था। और 1996 में मैंने सबों को दिखाया था कि कैसे एक VHF सेट से लैंडलाइन में इंटरफेस करके, और कहीं से कहीं हम बात, DG साहब को शॉक्ड होते थे वो लोग कि तुम बैठ करके पलामू के उस थाने के ऑफिसर इंचार्ज से हमको बात करा दे रहे हो मेरे लैंडलाइन से, जबकि उसके पास VHF सेट है। तो उन लोगों को बहुत हैरत होती थी। हालांकि हम समझ रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। साइंस था वो पूरा, साइंस अब बेसिकली मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कर रहे थे उसका, एक कैरियर से उतार के दूसरे कैरियर पर डाल दे रहे थे। उस समय मोबाइल नहीं आया था, हम 1996 की बात कर रहे हैं। लेकिन और उसका मैंने एक टेंडर क्रिएट किया, एक पूरा प्रोजेक्ट बनवाया, बहुत लड़ाई लड़ी हमने गवर्नमेंट में, लेकिन वो हुआ नहीं। अगर वो हो गया रहता तो इट वुड हैव बीन मार्वेलस, मतलब उससे बढ़िया। और हमने उनको कहा भी था कि सर पूरे स्टेट का ऑल कम्युनिकेशन चाहे जिस विभाग का सब इस पर अप्लाई, उसका बैंडविड्थ बहुत बड़ा था। और उस ज़माने में बैंडविड्थ की बात करना, लोग कह रहे थे कि टावर बहुत लगेगा। हमने कहा कि टावर का हिसाब जोड़ लीजिए, योर
एसेट इज़ योर बैंडविड्थ। आज आप लोग कम्युनिकेशन में हैं, बैंडविड्थ का ही चक्कर है ना पूरा। उस समय मैं जब बैंडविड्थ पे बात करता था तो लोगों को समझ ही में नहीं आता था कि क्या नई चीज़ थी वो, हो सकता है लोगों को उसमें थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करने लगता था कि ये पैसा डुबा देगा। टावर लगा तो कि टावर हार्डवेयर है सर, इसको समझिए, हार्डवेयर आपके और उस समय बैंडविड्थ मिल रहा था बिकॉज वी वर इन द गवर्नमेंट को वो मिल जाता है बैंडविड्थ मिला। माइक्रोवेव पर हम आ रहे थे कि हमको करने दीजिए इसको, सब कुछ कर लिए थे, खाली टेंडर दे देना था और वो भी ITI को देना था, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बैंगलोर, उसी ने जीता था। और हमने आइडियाज़ भी जो जनरेट किया था वो लोगों से, बड़े बड़े लोगों से बात करके उनको बुलाया था, इनवाइट किया था, और वो लोग भी कह रहे थे कि सर आप बहुत इंटेलिजेंटली हम लोगों का जितना आइडियाज़ है बिना पैसा का आप ले लिए हम लोग। शायद ये वही दौर था जब बिहार में जब पॉलिटिकल उथल पुथल थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके चक्कर में ये कहीं फंस गया हो, उससे पार पाना थोड़ा मुश्किल था। लालू यादव की जेल, फिर उनके टूटना, पार्टी बनना, नया नया सब कुछ हुआ था। आखिरी दौर की तरफ बढ़ते हैं सर। आप DGP बनते हैं, आपको बुलाया जाता है, आपको DGP बना दिया जाता है, और फिर कुछ चीज़ें बदलती हैं, जितना आप डेवलप कर सकते थे उतना आप डेवलप करते हैं। लेकिन इस DGP के पोस्ट के साथ आपके ऊपर एक सवाल बहुत गंभीरता से उठता है, जिसका आपने जिक्र किया है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि लोग जानें इसको। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या होती है और सीधे, और उसके बाद उनका जो जनाजा निकलता है, जो भीड़ वहाँ उमड़ती है, सीधे सवाल आप पे उठते हैं कि ये कैसे होने दिया। सही है, जातिगत समीकरण सीधे अप्लाई किए जाते हैं, वो उसी जाति के, आप उसी जाति के, एक सेम जाति के, और इसलिए आपने ये होने दिया। इसका अविनाश जी एक आंसर जो हमने दिया है किताब में, फिर भी आंसर ये है कि एक स्थिति है आपके सामने में लॉ एंड ऑर्डर की। आई एम द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स हु हैज़ टू डिसाइड कि ये लॉ एंड ऑर्डर नीतिगत रूप से कैसे हैंडल होगा, और मैंने नीति बनाई थी कि ये हैंडलिंग फोर्स के थ्रू तब तक नहीं होगा जब तक कि डेड बॉडी पायर पर नहीं चढ़ जाता है, मुखाग्नि नहीं हो जाती है। क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर रास्ते में इसमें लाठी चली या गोली चली तो डेड बॉडी रोड पर रह जाएगा और सब लोग भाग जाएंगे वहाँ से, और फिर वो डेड बॉडी जो कि ऑलरेडी डिकम्पोज स्टेट में चला गया था, गर्मी का दिन था, तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा इशू था, एंड आई डिसाइडेड कि हम धैर्य रखेंगे टिल बॉडी पायर पर चढ़, मुखाग्नि जिसको कहते हैं। मुखाग्नि जैसे ही हुआ मेरा पूरा तेवर बदला हुआ। मैंने इसलिए कहा कि अब इस पीछे घूम करके पटना शहर में कोई नहीं आएगा, सब किनारे किनारे आरा की तरफ जाएंगे, क्योंकि आरा ही से बॉडी आ रहा था। और हुआ भी वही। उसके बाद SP ने अपना तेवर दिखाया और उसके सब लोग शांत हो गए। लेकिन वो दिखता नहीं है किसी को, दिखता सिर्फ यही है कि पटना में ब्रह्मेश्वर मुखिया का जो जनाजा निकला, अगर हम, सही बात है ये, अगर हम उस समय का धैर्य लूज कर देते तो मैं अगर कहूँ कि अभी तक उसका रेमिनेंट्स ऑफ दैट इंसिडेंट वुड स्टिल बी सीन, वो डेड एंड गॉन हो गया है। तो जो भी होना था वो 5-6 घंटे में हुआ। उस 5-6 घंटे को मैं टिपिकली पुलिस के थ्रू करता। एक मैं ये भी कह सकता था कि जो मन में आए कीजिए, तो हाँ, मतलब SP हैंडल कर लेगा, क्या हैंडल कर लेगा आरा का। और लेकिन हम जानते हैं कि SP अगर हैंडल कर लेते तो टिपिकल हैंडलिंग होता है, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या एक बहुत शॉकिंग चीज़ थी उस समय वहाँ के लोगों के लिए। एक बात और है जो पता नहीं, याद नहीं हमको कि हमने लिखा है कि नहीं लिखा है। एक क्वेश्चन है फॉर जर्नलिस्ट। उस घटना के अगले दिन पूरा मीडिया कवर है, फर्स्ट पेज, ऑल 8 कॉलम्स था, ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर्स लिखा है आपने। जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं वो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का लाइव कवरेज किए थे। और मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इतना कवरेज मीडिया में करने के लिए कॉस्ट क्या आया होगा? नहीं, जैसे हम लोगों को अगर कोई इंसिडेंट कवर करना था तो कोई कॉस्ट नहीं आता भाई, हम अपना रिपोर्टर भेजते हैं, कैमरामैन भेजते हैं, चलाते हैं। पूरा सेंट्रल स्प्रेड केवल फोटोज से भरा हुआ है, एडिटोरियल नहीं था, मेन आर्टिकल नहीं था।
मतलब आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो मैं समझ रहा, चूँकि मैंने भी अखबार में काम कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ा इंसिडेंट होता है अगर पटना में, ब्रह्मेश्वर मुखिया, रणवीर सिन्हा का मुखिया, जिसने बहुत लंबे इसका समय मतलब आप अविनाश जी ये कह रहे हैं ना कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का मर्डर जो है वो इतना बड़ा इंसिडेंट था पिछले 30 वर्षों में। एक इंसिडेंट बताइए जिसका ये कवरेज था, एक इंसिडेंट बिहार का जिसका ये लेवल ऑफ कवरेज था। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको उस तरीके का रंग दिया गया? यस, पूरी मीडिया में। और कोई तो है, कोई फोर्स था, क्योंकि मैंने बहुत एनालाइज करके देखा कि बचपन से अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि हत्याएं तो बड़ी बड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं, तो ये क्यों इतना ज़्यादा कवरेज मिला है इसको? और कोई मतलब वहाँ पे तो रेल मंत्री तक की हत्या हो चुकी है बिहार में। यस, तो आप बताइए कि इस लेवल का कवरेज हुआ है कि नहीं कभी, और यही मेरा क्वेश्चन। चलिए इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आखिरी दौर में बढ़ते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, नीतीश कुमार सीटें गंवा देते हैं लोकसभा चुनाव की और खुद से छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री का पद, चलो मैं इस्तीफा देता हूँ, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनते हैं। और फिर आप डीजीपी से डीजी होमगार्ड बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि उनको हटा दिया गया, आप लिखते हैं कि आपने कहा कि मुझे हटा दीजिए। तो ये आपका अपना फैसला था क्या कि अब नीतीश कुमार नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ये व्यक्ति पर नहीं था, ये था जो माहौल बन रहा था उसमें। पॉलिटिकल अपनी जगह पर है, उसको मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये बात आई कि अब मेरा जो संबंध होगा, जिसमें संबंध का मेरा एक ही पर्पस था कि मैं पुलिसिंग का जो निर्णय ले सकता हूँ, जो इंडिपेंडेंटली अभी तक ले रहा था, वो मैं ले पाऊँगा कि नहीं। दखल बढ़ जाएगा क्योंकि गठबंधन बदल गया था पूरा। हाँ, तो ये मुझे लग गया था कि नहीं, अब मैं नहीं ले पाऊँगा। तो एक डीजीपी के लिए पद पर बैठे रहना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, आप बैठ सकते थे। और 5 महीने की 5 महीने की बात थी और 2.5 साल कर चुके थे। तो मैंने तय किया कि नहीं, ऐसे ही बैठने का कोई सेंस नहीं है, जबकि हम अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं जो पुलिस स्पेसिफिक निर्णय है। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल क्विट। तो हमने जाके पर्सनली रिक्वेस्ट कर दिया कि छोड़ दिया जाए मुझे। होमगार्ड, डीजी होमगार्ड बन गए। पहले से भी डुअल चार्ज में था। हाँ, तो मैंने एडिशनल चार्ज था, तो मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ भेज दीजिए। 5 महीना मैंने किया और आराम से निकल गए वहाँ से। और फिर 31 दिसंबर 2014 को आप रिटायर कर गए और फिर वापस कभी नहीं। ये रही पूरी बिहार के बाद, जिसकी पूरी कहानी इस किताब में है। लेकिन एक सवाल आखिरी जो है, 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर उनके 2 सीनियर ऑफिसर आपके घर जाते हैं, क्या है वो इंसिडेंट? यूपी बुलाना चाहते थे आपको? 2 ऑफिसर्स आए थे, दोनों एक लॉ सेक्रेटरी थे, एक होम सेक्रेटरी थे, नाम अब याद नहीं। एक सिंह साहब थे, एक मिश्रा जी थे। तो उन लोगों ने घर पर, उनको हम पहचानते नहीं थे, घर पर आए, मुझे कहा गया कि 2 साहब लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से, अपने घर में आराम कर रहा था। तो आकर के हमने पूछा कि आपकी क्या सेवा करें हम। तो आपको अगर बुलाया जाए, पहले तो था कि आप कैसे किए बताइए। हमने कहा कि इसकी नीति है कि जो होगा कानून से होगा, कानून के बाहर नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट कीजिए तो रास्ते तो कई निकल जाएंगे। फिर हुआ कि नहीं, आप ये बताइए कि आपको अगर बुलाया जाए तो आप आना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि मेरी उम्र अब पद और पैसे पर काम करने की समाप्त हो गई है। अनौपचारिक रूप से आप बात करना चाहते हैं तो परेशानी नहीं है, आप जब कहिएगा आएंगे, लेकिन जो होगा अनौपचारिक होगा। औपचारिक तौर पर हमने ज्वाइन नहीं किया होता तो शायद फ़ायदा नहीं होता क्या? क्योंकि वो दौर था जो हम लोग ने देखा, बिहार में जिस तरीके से पुलिसिंग बदली और 2017 में यूपी में जिस तरीके से पुलिसिंग बदली, उन दोनों में बड़ा अंतर था। 2005 के बाद आपने कोई बड़े एनकाउंटर ऐसे नहीं किए जिस पे गंभीर सवाल उठे, और छोड़ दीजिए, लाठी भी नहीं चला, जिस पे गंभीर सवाल आपने, या पूरी बिहार पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक आदमी की बात नहीं, कि ऐसे गंभीर सवाल नहीं उठे कि मानवाधिकार से लेके और मीडिया से लेके और सारे लोग पीछे पड़ जाए कि नहीं बिहार पुलिस ने ये गलत कर दिया, और बदलने के चक्कर में कई निर्देशों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में ये साबित नहीं हुआ, लेकिन सवाल खूब उठे।
उनके एनकाउंटर पे, यूपी पुलिस ने जिस तरीके से एनकाउंटर किया, कभी साबित नहीं हुआ कि उसमें पुलिस गलत थी। उसको अगर आप आए होते तो शायद ये फ़ायदा नहीं हुआ होता क्या कि आपने एक लॉ का जो तरीका डेवलप किया था नहीं हो पाता। ये सब मैं समझता हूँ क्योंकि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अगर लेट्स से एडवाइज़र, हालांकि ये वर्ड नहीं यूज़ किया था उन लोगों ने, एडवाइज़र के रूप में आपको रख दिया जाता है। एडवाइज़र, अगर कोई एक आदमी एडवाइज़र होता है पुलिस में तो डीजीपी होता है। डीजीपी आपके पास और पहले से है? डीजीपी पहले से है, तो आप एडवाइज़र क्यों रखना चाहते हैं? वाई शुड यू? आपको एडवाइस जिससे लेना है अनौपचारिक रूप से ले लीजिए। आपको जो बात करनी है अपने डीजीपी से बात कीजिए, बट डोंट पुट एन एडवाइज़र, वो स्पैनर इन द व्हील है। फिर आप कुछ कहेंगे, डीजीपी कुछ सही बात है, वो इरिटेटेड हो जाता है। जैसे हम ही डीजीपी थे और किसी को कहा जाता है कि एडवाइज़र ला रहे हैं। हमने इनफैक्ट उस समय के पॉलिटिकल मुखिया को कहा था, मुझे इसकी जानकारी मिल रही थी कि किसी को लाना चाहते हैं, तो हमने कहा कि सर तब रख लीजिए उन्हीं को, मेरी जान छोड़ दीजिए। और उसके बाद अभी 2014 में रिटायर होते हैं, उसके बाद फिर से फिजिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट आप फिजिक्स के साथ मेरा हो गया, और प्लस हेल्थ को मैंने मेंशन किया है इसमें। बेसिकली हेल्थ पे चले आए क्योंकि ये इशू हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम इतना बीमार क्यों हो जाते हैं, इतनी दवाइयाँ क्यों खानी पड़ती है। प्रकृति ने इतनी दवाइयाँ तो बनाई नहीं है, तो हम लोग लैब में बना बना के खाते रहते हैं। प्रकृति ने बनाया है अन्न और खा रहे हैं दवाई, तो क्यों ऐसा हो रहा है? आपने ये लिखा भी है कि सबसे बेहतर इलाज जो है वो आपका खाना है और सबसे बेहतर अस्पताल जो है वो आपका शरीर है। फूड इज़ योर बेस्ट मेडिसिन और योर बॉडी इज़ योर बेस्ट डॉक्टर। इससे बढ़िया कौन है? टेस्ट कर कर के थोड़ा ही पता चलता है। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो हैं अनकंफर्टेबल। चलिए, एक जाते जाते एक चीज़ बता दीजिए, आपके बेटे जो हैं वो सरकारी सेवा में नहीं आना चाहते थे, और आपके बेटे और बेटी श्वेतांक और ऋचा दोनों ने आपसे कहा कि आपने 37 साल अपना जो दिमाग है सरकार के पास गिरवी रख दिया। और आप जब एक बार मिलिट्री वालों से मिलते हैं, आर्मी अटैचमेंट में जब शराब पर बहस होती है, तो आप कहते हैं कि शराब सिर्फ इसलिए नहीं पीता क्योंकि मैं अपनी दिमाग गिरवी ना रखूँ। सही है, सही है। बच्चों की बात को कैसे लेते हैं? बहुत पॉजिटिवली। उन लोगों को समझ हमको ही देख कर के आ गई कि ये लोग, और अपने दादा को, कि ये लोग दोनों इतना पढ़ लिख करके अपने दिमाग को कहाँ जाके गिरवी रखा है। कुछ समाज का काम कर देते तो समाज को फ़ायदा होता। तो दिमाग बना हुआ है गिरवी रखने के लिए थोड़े ही, ये बना हुआ है अपनी सोच डेवलप करने के लिए और कुछ बढ़िया करने के लिए। कैसे देखते हैं अपने पूरे करियर को, 37 साल की पुलिसिंग और उसके बाद फिजिक्स, और क्या है एक संदेश युवाओं के लिए, पढ़ने वालों के लिए खासतौर से, क्योंकि अब रिटायरमेंट के बाद आप एक टीचर हैं? मेरा एक ही संदेश है, मैं बार बार कहता हूँ, शक्ति आपके अंदर है। अगर परेशानी हो तो अंदर झांकिए और देखिए। न तो आपको बाहर से शक्ति मिलने वाली है, ना आप बाहर के गलतियों के कारण डिमोरलाइज होने वाले। डिमोरलाइज होइएगा तो अपने मिसडीड से, और शक्ति आपको समझ में आएगी तो अपने अंदर से आएगी। ये बाहर जो हो रहा है ना, ये इररिलेवेंट है। चलिए, तो पुलिस को लेकर के जितने भी सवाल जवाब आपके मन में होंगे, पुलिसिंग को लेकर के जितने सवाल जवाब आपके मन में होंगे, पुलिस में हुए एक्सपेरिमेंट को लेकर के जितने सवाल जवाब आपके मन में होंगे, और ख़ासतौर से बिहार जैसे राज्य को, तो लगभग सारे सवालों का जवाब आपको इस किताब में मिलेंगे, अनबाउंडेड में। पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी एक स्टेट का, जिसने 37 साल अपने जीवन के पुलिसिंग को दिए हैं और पुलिस में नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है, उनकी ये किताब आप पढ़िए, औरों को पढ़ाइए, और अगर आपके कुछ सवाल हों तो वो आप हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से अभयानंद को बुलाएं और उनसे उन सवालों का जवाब ले सकें जो आप जानना चाहते हैं, पुलिसिंग से लेकर के फिजिक्स तक के। तो शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।